बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चल रहा है। इसमें आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 होगा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का, उसमें हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट शुड बी एबल टू, आपको क्या क्या आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स लेक्चर के एंड में। डिस्क्राइब द डिफरेंट कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में डिफरेंट कैरियर्स क्या हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हैव अ कंसेप्ट अबाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। देखिए, बायोलॉजी के डिफरेंट कैरियर्स होते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे मोस्ट या टॉप क्लास के आपके पास कैरियर है वो मेडिसिन एंड सर्जरी है। इसी के कॉम्बिनेशन के कोर्स को हम MBBS या बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी का नाम देते हैं, जिनके करने वालों को हम डॉक्टर्स कहते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। देन कुरान एंड बायोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट कुरानिक वर्सेस को बायोलॉजी से कैसे कंपेयर किया गया है। मुस्लिम साइंटिस्ट एंड बायोलॉजी, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है। ओके, वी शुड कंटिन्यू आवर लेक्चर। ओके, व्हाट आर द कैरियर्स इन बायोलॉजी। ओके, जब हम बात करते हैं कैरियर इन बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी एक तो बहुत वाइड सब्जेक्ट है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो टॉप के फील्ड्स हैं, ओवरऑल हम बात करेंगे जैसे पाकिस्तान के रिस्पेक्ट से नहीं, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट से। ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास इवन पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज़ में जो सबसे फेमस फील्ड या सबसे बेस्ट कैरियर समझी जाती है बायोलॉजी के अंदर, वो मेडिसिन एंड सर्जरी है। अब मेडिसिन क्या होती है और सर्जरी क्या होती है, इसके बारे में कुछ नो हाउ आपको होनी चाहिए। व्हाट इज़ मेडिसिन? इट डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, while what is surgery, it deals with the repair, replacement and removal of affected organs। तो बेसिक डिफरेंस जो मेडिसिन और सर्जरी में आपको मिलता है वो क्या मिलता है कि मेडिसिन के अंदर आप किसी डिज़ीज़ को डायग्नोस, मतलब उसकी तशख़ीस करते हो, उसको आइडेंटिफाई करते हो और साथ साथ उसकी ट्रीटमेंट करते हो, लेकिन बाय मीन्स ऑफ मेडिकेशन, दवाइयों के ज़रिए बीमारी का इलाज करने की कोशिश करते हो। जबकि सर्जरी इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। सर्जरी इससे कुछ आगे की चीज़ है। किस लिहाज से? सर्जरी में हम किसी भी इफ़ेक्टेड पार्ट को, जो कि डिज़ीज़ की वजह से ख़राब हो गया है, उसको हम डायग्नोज तो कर चुके हैं, मेडिकेशन उस पर अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन स्टिल वो रिपेयर या ठीक नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, उस पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं। उस इफ़ेक्टेड पार्ट को रिप्लेस या रिमूव कर देते हैं ताकि वो पार्ट बॉडी के बाकी पार्ट्स को इफ़ेक्ट ना करे। तो सर्जरी इज़ टिपिकली अ स्किल मेथड पर डिपेंड करती है। और जो सर्जन्स होते हैं वो मेडिकेशन से बात नहीं करते हैं, वो सीज़र से बात कर रहे होते हैं। ठीक है। जबकि मेडिसिन वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, जिन्हें हम कंसल्टेंट भी कहते हैं, वो हमारे पास मेडिकेशन के थ्रू कोशिश करते हैं कि ट्रीटमेंट की जा सके। ठीक है। तो बाय मीन्स ऑफ सर्जरी, जैसे यहाँ पर आपको पॉइंटर में दिख रहा होगा। ठीक है। ओके जी, जैसे पॉइंटर में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, कि जब भी हम बात करेंगे सर्जरी की तो आपके माइंड में ये वाला मैप आना चाहिए, और जब भी हम बात करेंगे मेडिसिन की तो आपके माइंड में ये वाला मैप आना चाहिए कि डॉक्टर जो डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर रहा है मेडिसिन के थ्रू, और वो डॉक्टर्स जो कि सर्जरी करते हैं वो सर्जन्स कहलाते हैं। ठीक है। ओके जी। व्हाट आर द अदर फील्ड्स। इसमें एक फील्ड है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्या एग्रीकल्चर भी हमारे पास कोई फील्ड है बायोलॉजी की? तो डेफिनेटली ये कैरियर एंड बायोलॉजी के अंदर बड़ी एक टॉप की फील्ड है। हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर नॉर्मली कहा जाता है वो लोग करते हैं जो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, विलेज पीपल्स होते हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर हम देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर एक ये प्रॉपर फील्ड है, इसकी प्रॉपर स्टडी की जाती है और उसके बाद इसे अप्लाई किया जाता है फील्ड पर। अब इसमें करते क्या है हम एग्रीकल्चर की फील्ड में, इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस और वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है। हमने क्या है, हमें बेसिक पता है कि भाई, क्या पता है कि एक एग्रीकल्चर, जैसे जो नॉर्मल किसान होता है, उसे मालूम होता है कि अगर उसे अपनी ग्रोथ रेट बढ़ानी है, अपनी फसल अच्छी करनी है, तो वो
कंडीशन के हिसाब से चल रहा होता है और वो एक्सपीरियंस बेस्ड काम करता है एक्चुअल में। लेकिन एक जो एग्रीकल्चर पे स्टडी किया हुआ बंदा होता है, ग्रेजुएट होता है, तो वो क्या करता है, जो स्टडी किया हुआ या बायोलॉजिस्ट है, वो प्री प्लान तरीके से जो टेक्निक उसने पढ़े हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं, स्टडी बेस्ड, वो उस चीज़ों को अप्लाई करके क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, उनमें वेराइटीज़ ला सकता है और अपनी डेली प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकता है। तो एक्सपीरियंस के साथ अगर एजुकेशन आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि जस्ट आप एक्सपीरियंस बेस्ड काम करें। ठीक है, तो स्किल्स अलॉन्ग विथ एजुकेशन become more powerful. Okay, now what is horticulture? Horticulture एग्रीकल्चर की एक सब फील्ड में ही आती है, बायोलॉजी की एक और फील्ड है। ये एक्चुअल में एक रीसेंट टेक्निक है। इसमें हम करते क्या है कि इन विच वर्क इज़ कैरिड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट फॉर देयर डेवलपमेंट। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम नई वेराइटीज़ बनाते हैं प्लांट की और उन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम नए प्लांट्स को या नए वेराइटीज़ ऑफ प्लांट को ग्रो अप करा सकें। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अब तो यूज़ हो रहा है। ठीक है, चूँकि बायोलॉजी का एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, आपको मैंने पढ़ाया है। बायोटेक्नोलॉजी एक रिसेंट ब्रांच है जिसमें हम करते क्या है कि एक्चुअल में मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं चीज़ों की। ठीक है, के डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के को यूज़ करते हुए आप जो नेचुरल चीज़ें उसको आर्टिफिशियल वे में डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हमने डिस्कस किया था। जबकि हॉर्टिकल्चर चूँकि एग्रीकल्चर की एक फील्ड है, तो इसमें हम करते क्या है, वो चीज़ें जो नेचुरली डेवलप हो रही होती हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल वे में या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दे करके प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आजकल वर्ल्ड में हॉर्टिकल्चर बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है। इसके थ्रू हम करते क्या है कि वो कंट्रीज़ जहाँ पर पर्टिकुलर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पहले ग्रो कराना बड़ा मुश्किल होता था या इम्पॉसिबल सी बात थी, लेकिन वहाँ पर अब हम आर्टिफिशियल मीडियम देकर भी उन फ्रूट्स को, उन वेजिटेबल्स को ग्रो कराने में कामयाब हो गए हैं और हो रहे हैं, और इनकी लार्ज प्रोडक्शन के लिए हम काम मुसलसल कर रहे हैं। तो हॉर्टिकल्चर में एक्चुअल में उन टेक्निक्स पर हम फोकस करते हैं और उन टेक्निक्स के बारे में हम सीखते हैं कि किस तरह से वेराइटीज़ ऑफ प्लांट की डिफरेंट वेराइटीज़ को ग्रो कराया जा सके और उनको आर्टिफिशियल वे में भी लेबॉर्ट्रिकल वर्क के थ्रू ग्रो कराया जा सके। ठीक है, तो यूँ कह सकते हैं एडवांस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ओके ओके जी, फिशरीज़। तो फिशरीज़ भी आपके पास अगेन उर्दू में से कहते हैं माहीगीरी। पाकिस्तानी माहीगीर जो है वो वर्ल्ड वाइड मशहूर है। हमारे पास जो फ़िशेज़ होती हैं वो बड़े एडिबल फ़िशेज़ होती हैं, बड़े हाई क्वालिटी फ़िशेज़ होती हैं। ठीक है, कुछ फ़िशेज़ के नाम भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फिशरी या माहीगीरी एक अगेन एक टॉप फील्ड है बायोलॉजिस्ट। चूँकि देखो बायोलॉजी में हम डिस्कस बेटा कर रहे होते हैं नेचुरल साइंस के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी जॉब होगी या जो भी फील्ड या जो भी करियर होगी वो बायोलॉजी के अंदर इंक्लूड होगी। तो फिशरीज़ हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, फार्मिंग हो गई, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इंक्लूड अलॉन्ग विथ मेडिसिन एंड सर्जरी, दे ऑल आर द करियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के डिफरेंट करियर्स होते हैं। ठीक है, और बहुत वाइड वैरायटी होती है। यहाँ पर हम कुछ कुछ कैरियर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फिशरी, दिस प्रोफेशन डील विद द इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एग्जाम में आपसे पूछें कि व्हाट इज़ फिशरी, तो इट डील्स विद द इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिशेस। ऐसा पेशा जिसमें हम सीखेंगे किस तरह से मछलियों की तादाद को बढ़ाया जा सके, उनकी वैरायटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसे हम फिशरी कह रहे होते हैं। ठीक है, माहीगीर जो होते हैं हमारे पास, उनका सिर्फ ये काम नहीं कि वो फिशेस को पकड़ लें। ठीक है, एक लिमिटेशन होती है। जैसे पाकिस्तान में ये कानून है कि जो फिशेस का जब ब्रीडिंग सीज़न आ रहा होता है, ठीक है, ख़ास तौर पर विंटर के पीरियड में उनकी ब्रीडिंग सीज़न ज़्यादा आता है, तो होता क्या है कि उस सीज़न पे जो माहीगीर हैं उनको जो है फ़िशिंग की जो पाबंदी लगा दी जाती है। ठीक है, तो इस बैन की वजह से फ़ायदा क्या होता है, फ़िशेस को फ़ायदा होता है कि माहीगीर उसे पकड़ेंगे नहीं। ठीक है, और उनकी ब्रीडिंग जितनी अच्छी होगी, रिप्रोडक्शन जितनी अच्छी होगी, उनकी प्रोडक्शन उतनी बढ़ेगी और इसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट अल्टीमेटली उस माहीगीर को ही आना है और इकोनॉमी पे डेफिनेटली इफ़ेक्ट उसका पड़ना है। ठीक है, तो जब हम ये सीखेंगे कि फ़िश की एक ब्रीडिंग पीरियड क्या होता है या ब्रीडिंग पीरियड का सीज़न कौन सा होता है, और उस सीज़न में अगर हम फ़िशिंग को रोक दें तो डेफिनेटली उससे फ़िश की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और जिसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट हम पर ही आएगा कि उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी। और जब फ़िशेस की क्वांटिटी बढ़ेगी तो हमें कंजप्शन में आसानी होगी, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और फ़िशेस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। फ़िशेस एक चीफ सोर्स है हमारे पास प्रोटीन का, और प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं उनमें एग, मीट और
ख़ास तौर पे फ़िश मीट के अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये मेजर सोर्सेज हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? अगेन बायोटेक्नोलॉजी एक कैरियर इन बायोलॉजी के अंदर एक टिपिकल फील्ड है और आजकल बड़ा एडवांस हो रहा है, ठीक है, और इस पे बहुत ज़्यादा आजकल काम जारी है। अभी कोविड का एरा चल रहा है, तो कोविड-19 वैक्सीन जो हमने डेवलप किए हैं वो भी डेफिनेटली इस बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स को यूज़ करके हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली हम पढ़ के आ रहे होते हैं कि इट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीन एंड अ प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल केमिकल्स प्रोडक्ट सच एज इंसुलिन ग्रोथ। तो हम क्या करते हैं आसान लफ्ज़ों में कि नेचुरल चीज़ों को आर्टिफिशियल वे में डेवलप कर रहे होते हैं। नेचुरल जेनेटिक मेकअप को या नेचुरल जो आपकी एक बायोमेट्रिक या बायो लॉजिकल प्रोसेस हैं उसको आप चैलेंज कर रहे होते हो, उसे आप आर्टिफिशियल वे में चलाने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल केमिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरॉन। ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए। जैसे इंसुलिन ग्रोथ, इंसुलिन आपके पास एक नेचुरल हार्मोन है जो डायबिटिक पेशेंट के अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करना है तो उनमें जो रिसेंट ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन इंजेक्शंस है। इंसुलिन के इंजेक्शंस एक पर्टिकुलर डोज पे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स अ डे लेते हैं पेशेंट, तो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहता है। अब ये हार्मोन वो कैसे ले रहे हैं? आर्टिफिशियल हार्मोन है, नेचुरली बॉडी में नहीं बन रहा, तो मार्केट में आर्टिफिशियली हमने लेबॉर्ट्री के अंदर इसको फॉर्म्ड किया है। कौन से टेक्निक्स को यूज़ करके? बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करके। एंड देन फिर इस टेक्निक के थ्रू ये जो आर्टिफिशियल बनाया गया इंसुलिन है जो बिल्कुल नेचुरल की तरह होता है, इसे हम मार्केटिंग फॉर्म में बेच रहे हैं, ठीक है। इंटरफेरॉन डिफरेंट टाइप के इम्यून केमिकल्स होते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन अवेलेबल हैं। जिनको ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, उनकी हाइट जो स्टंट हो जाए या उनकी हाइट लोअर साइड पर रह जाए, तो वो ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन के थ्रू अपनी हाइट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम बैक्टीरियाज वगैरह को यूज़ करके बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स भी इनके थ्रू फॉर्म कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक हाईली डेवलप फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी। आपके न्यू जो मैट्रिक के बुक है उसमें पूरे इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, इस कैरियर एंड बायोलॉजी में पूरा एक चैप्टर दिया गया है। इंशाल्लाह वहाँ भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस लेवल तक आपको ये इन्फॉर्मेशन बेसिक होनी चाहिए। ओके, एनिमल हस्बेंड्री, इसमें ये एक बहुत टिपिकल फील्ड है। इसमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम एनिमल्स को के जो सर्वाइवल रेट है उसको बढ़ाएंगे, उसकी ग्रोथ को अच्छी करेंगे और एनिमल को किस तरह से सेव करेंगे, ठीक है। तो यही वाली बात, जैसे मैंने आपको फ़िश की एग्जांपल दी कि अगर हमें पता लग जाए कि फॉर एग्जांपल जून जुलाई जो है वो फ़िशेस का ब्रीडिंग पीरियड है, जो पाकिस्तानी फ़िशेस होते हैं जैसे रेहू हो गए आपके पास, ठीक है, जो कॉमन होते हैं हमारे पास फ़िशेस होते हैं, रेहू और हिल्सा और डिफरेंट टाइप के इस तरह के होते हैं, पॉपलेट जिसे कह रहे होते हैं, पॉम्फ्रेट, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के जो फ़िशेस होते हैं, इनके अगर प्रोडक्शन आपको बढ़ानी है और हमें पता लग जाए फॉर एग्जांपल इनका ब्रीडिंग सीज़न मतलब जो रिप्रोडक्शन पीरियड है वो जून या जुलाई है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करती है जून जुलाई में आपके पास जो ये फिशिंग है इस पर पाबंदी लगा देती है इस पर, ठीक है। जब इस फील्ड पर पाबंदी लगा दी जाती है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो इसमें फ़िशेस को थोड़ी सी आसानी होती है और वो अपनी ब्रीडिंग अच्छे से अच्छे कर पाती हैं। इससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है और बैन हटा दिया जाता है तो हमें ज़्यादा फ़िशेस मिल रही होती हैं। तो इस तरह एक साइकिल मेंटेन है। वरना अगर ये ना किया जाए और साल हम फ़िशिंग करते रहें तो एक वक्त आएगा कि इनकी क्वांटिटी रहेगी ही नहीं, क्योंकि एग्स देने के लिए जो है वो मेल और फीमेल फ़िशेस बचेंगे नहीं, हम सारे ही खा जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सारी चीज़ें एक नेचुरल वे में साइक्लिक वे में चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा प्रोफेशन है और ये एग्रीकल्चर साइंस का एक पार्ट है। इसमें हम करते क्या है कि इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन। तो इंसानों के लिए जो एनिमल्स जो है वो आपके फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे चिकन हो गई, ठीक है, उसकी ब्रीडिंग कैसे करानी है, उसकी ग्रोथ कैसे करानी है, उसकी हेल्थ की हिफाजत कैसे करनी है, ठीक है, या बेफेलोज़ वगैरह हो गए, काव हो गए, ठीक है, ये सारे आपके पास जो एनिमल्स हैं जो डायरेक्टली लिंक करते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ, इनको किस तरह से सेव करना है, इनके किस तरह से आगे जनरेशन बढ़ानी है, इनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, केयर देना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके, फार्मिंग अगेन एक प्रोफेशन है बायोलॉजी का, ठीक है, कैरियर इन बायोलॉजी है। इसमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं डिफरेंट टेक्निक्स को जिसके थ्रू हम अपनी फार्मिंग को बढ़ा सकते हैं। वो फार्मिंग किसी भी चीज़ की हो, ठीक है, फ़िश फार्मिंग हो, कैटल फार्मिंग हो, पोल्ट्री फार्म हो, ठीक है, ये सारे हैं।
ठीक है। फ़िश फार्मिंग में हम फ़िश की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, कैटल फार्म में कैटल की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करेंगे जिसके थ्रू उसे फेवरेबल इन्वायरमेंट मिले और उस कैटल की, उस फ़िश की, या फिर उस काऊ की, या फिर उस चिकन की ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो एक्चुअल में उन एनिमल्स का हम ख्याल रखना सीखते हैं कि अगर उनकी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो डेफ़िनेटली उनको केयर, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देनी पड़ेगी। तो हम इस इन फील्ड्स में वो सीखते हैं कि किस तरह से एनिमल को हम बेहतर से बेहतर ज़िंदगी दे करके उनसे अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ एनिमल एज अ सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क, लेदर, वूल्स एंड एक्सेट्रा। तो हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि मीट की प्रोडक्शन बढ़ सके, और मीट की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारी मीट की कंजप्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी। ठीक है। आपने सुना होगा कि जो गाय वगैरह होती है, ठीक है, उसकी मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो गाय के जो मालिक वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस दे रहे होते हैं, और उसके साथ साथ एक हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन, उसके इंजेक्शंस दे रहे होते हैं। तो वो एक्चुअल में वो हार्मोन्स के इंजेक्शंस देते हैं। अच्छा, एक्चुअल में देना नहीं चाहिए, ठीक है, वो चूँकि हार्मफुल हो जाएगा, चूँकि इमीडिएट इफेक्ट आ रहा है उसका। वो क्या करते हैं, उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करके फिर जा कर के जो मिल्क वगैरह है उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उस काऊ से या उस बैफेलो से। तो इससे होता क्या है कि उसकी मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो वो तो अपने मुनाफे के लिए कर रहे हैं ताकि मिल्क की प्रोडक्शन बढ़े तो उनको बेनिफिट ज़्यादा हो। लेकिन चूँकि इमीडिएट इफेक्ट आ रहा है, इंजेक्ट करने के फ़ौरन बाद ही उसके मिल्क को वो जो है वो एजुकेलेट करा रहे हैं या ले रहे हैं, तो उसकी वजह से उस इंजेक्शंस के जो केमिकल्स पार्टिकल जो वो मिल्क में आ सकते हैं और जो डेफ़िनेटली हमारी बॉडी में जाकर हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन खैर ये एक टेक्निक है जो यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। ओके। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि एक ऐसी फील्ड है, ऐसी करियर है बायोलॉजी के अंदर जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरह से प्लांट की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर वे में कैसे हो सके, ठीक है, और प्लांट के लिए कौन सी चीज़ें हार्मफुल होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो फॉरेस्ट्री इज़ अ सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ मैनी काइंड्स। ठीक है, आपको पता है कि फॉरेस्ट जो है वो, जहाँ फॉरेस्ट होगा वहाँ प्लांट्स बहुत ज़्यादा एग्जाम के पाए जाते हैं, और जहाँ पर प्लांट्स ज़्यादा होंगे और ट्रीज़ होंगे वहाँ पर एनिमल की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो फॉरेस्ट्री जो एक वो चीफ सोर्स है एनिमल बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी मतलब एनिमल की वैरायटीज़ जो हैं वो फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो फॉरेस्ट को ग्रो कराना बड़ा ज़रूरी है चूँकि इससे एनिमल की सर्वाइवल रेट या एनिमल की प्रोडक्शन भी बढ़ती है। ठीक है। Importance of biology, why we are studying biology? तो biology enable us to better understand how human beings function. बायोलॉजी से हमें पता लगता है कि ह्यूमन बींग कैसे चल रहा है, कैसे जी रहा है, कैसे काम कर रहा है। बायोलॉजी के थ्रू ही हमें पता लगा। फाइंडिंग केयर ऑफ डिजीज़, फाइंडिंग क्योर ऑफ डिजीज़ हमें पता लगा कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है। अगेन ये एक बायोलॉजी है जो कि नॉलेज प्रोवाइड करता है। सेविंग इंडेंजर्ड स्पीशी विच आर ऑन द एज ऑफ एक्सटेंशन, वो जानदार, वो एनिमल्स, वो प्लांट जिनकी जनरेशन बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तो उनकी स्टडी के थ्रू हमें पता लगा कि उन्हें कैसे सर्वाइव किया जा सकता है, उनकी जनरेशन आगे कैसे बढ़ाई जाए। तो उनको हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशी। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो कि ख़त्म होने वाले हैं उनको बचाने के लिए हमने बायोलॉजी के नॉलेज को यूज़ किया है। बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बेटर वे में आप सॉल्व कर सकते हो इफ़ यू हैव अ नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड सराउंडिंग, डेफिनेटली वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम जितना अपने बारे में ज़्यादा जानेंगे तो हमें उतनी आसानी होगी अपनी लाइफ को गुजारने में और अपने सराउंडिंग को समझने में। तो हमें ख़ुद के बारे में जानने में भी बायोलॉजी से मदद मिलती है, क्योंकि एक्चुअल में बायोलॉजी हमारे बारे में ही स्टडी है, बिकॉज वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग एंड इट्स इन्वायरमेंट। एक बायोलॉजी की फील्ड है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसे हम इकोलॉजी भी कहते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि उसमें हम क्या करते हैं, एनिमल्स और उसके जो सराउंडिंग है, मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट है उसके, उनके दरमियान इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं। अप्रिशिएट द डाइवर्स वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग, और बायोलॉजी की स्टडी के थ्रू ही हमें पता लगता है कि डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद है उनको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं और उनको किस तरह से ख़ुद के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। ओके, नॉलेज ऑफ बायोलॉजी विल लीड्स टू द मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड रिसर्च। तो अगर आप बायोलॉजी आपने चूज़ किया है क्लास 9 के अंदर, ठीक है, तो आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं। कैरियर इन बायोलॉजी पढ़ाने का मकसद ही है कि आपको एक नो हाउ हो जाए, आपको एक बेसिक नॉलेज हो कि आपने बायोलॉजी जो सिलेक्ट किया है आप फ्यूचर में क्या बनने जा रहे हो या क्या क्या बन सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं,
कौन से आपके पास पाथवे हैं और किन पाथवे को आप प्रॉपर वे में फॉलो कर सकते हो। तो अपने रास्ते आपने खुद डिसाइड करना है, ठीक है। आपके बहुत बेसिक लेवल है, क्लास 9 में आ गए हो आप लोग, ठीक है, माशाल्लाह से। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये क्लास ऐसी क्लास है जिसमें आपका स्कूल से ताल्लुक़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा और जो बोर्ड्स हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उनसे ताल्लुक़ बढ़ेगा। कोचिंग सेंटर आपने ज्वाइन कर लिया है ताकि आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज आ सके, तो पूरी कोशिश करें कि जहाँ से जो भी पढ़ा रहा है कोचिंग सेंटर से आप पढ़ें या स्कूल से पढ़ें तो बहुत प्रॉपर वे में पढ़ें, समझ कर पढ़ें, चूँकि ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। 4 बेसिक स्टेप है, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये 4 बेसिक स्टेप्स आपने अच्छे से गुजार लिए तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छे सेटल हो सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो बायोलॉजी की स्टडी के थ्रू आप मेडिसिन हेल्थ साइंस की तरफ जा सकते हो। डेफिनेटली एक चीज़ की फील्ड है और बायोलॉजी लेने का बेसिक मकसद ही हमारे पाकिस्तानियों का होता है कि भाई हमें डॉक्टर बनना है या फिर मेडिकल हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं या फिर सोसाइटी है उससे लिंक्ड होना है, ठीक है। एग्रीकल्चर की तरफ हमारा कोई सोच नहीं होता कि आप एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे, लेकिन ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात की जा रही है कि वर्ल्ड वाइड बायोलॉजिकल नॉलेज के थ्रू हम कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ में हम जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ फूड साइंस की एक बड़ी फील्ड है जिसमें लोग जा रहे होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पे लोग जा रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी में जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वर्क समवॉट हो जाता है, ठीक है। रिसर्च की तरफ लोग जा रहे होते हैं, पाकिस्तान में इसका रेशो ऑल्दो कम है, लेकिन रिसर्च की तरफ भी बहुत से लोग जा रहे होते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नॉलेज जो है वो हमें रिसर्च की तरफ भी ले जाता है। करियर रिलेटेड टू बायोलॉजी इज़ मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। और भी बहुत सारे होती हैं, बेसिक कुछ दिए हुए कि बायोलॉजी के करियर में आप बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री। तो आप डॉक्टर बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप एक बेहतर रिसर्चर बन सकते हो, आप एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो और एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एक प्रॉपर बायोटेक्नोलॉजी जो कि टेक्नोलॉजी को ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ करता है, वो बन सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी न्यू न्यू फील्ड डिस्कवर्ड होती जा रही है। मे बी जो आज की फील्ड्स हैं, जो आज के टॉप की फील्ड्स हैं, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद वो टॉप की ना रहे, उनकी जगह कुछ नई फील्ड्स आ जाएँ, लेकिन ये बायोलॉजी की नॉलेज आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी, हमेशा आपके फ़ायदा ही देंगी, ठीक है। ओके, कुरान एंड बायोलॉजी। तो हम डिस्कस करते हैं कि आपके बायोलॉजी के बुक के अंदर जो है वो बहुत सारे कुरानिक वर्सेस दिए गए हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लाइफ को एक्सप्लेन करती है। एक्चुअल में पूरा का पूरा जो कुरान है वही हमारे पास जो है वो ज़िंदगी को एक्सप्लेन कर रहा होता है, लाइफ को एक्सप्लेन करता है, हमें लाइफ कैसे एक्सपेंड करनी है, लाइफ के डिफरेंट जो स्टेप्स कैसे लेने हैं, ठीक है। तो हर जगह पर रहनुमाई हमें दी गई है कुरान और हदीस के फॉर्म पे। तो बायोलॉजिकल नॉलेज जो है वो भी कुरान के थ्रू हमें मिलती है, तो उसको एक लिंक करने की कोशिश की गई है कि अल्लाह ताला ने डिफरेंट अपने आयत में कुरानिक आयत में डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरह से हमें ये बताने की कोशिश की है कि हमने किस तरह से लिविंग थिंग एग्जिस्ट करती है और किस तरह से फॉर्म्ड। जैसे एक आयत है सूरह अंबिया वर्स 30 में लिखा है, वी मेड एवरी लिविंग थिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जो पानी या समंदर के तमाम जो जानदार हैं उनको तख्लीक किया। ओके, और भी कुछ कुरानिक वर्सेस है जिसमें आपको शो करा रहा हूँ, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। कुरानिक वर्सेस सूरह रियाद आयत जो है वो 4 है, इससे आप लिया गया है। और ज़मीन के मुख्तलिफ़ कतरे हैं और हैं पास पास, और बाग हैं अंगूरों के और खेतियाँ और खजूर के पेड़ एक छाले से। तो ये डिफरेंट आपके पास जो आयात दिए गए हैं आपके बुक में मौजूद हैं। आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं, इसके जो ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, उर्दू मैंने यहाँ पर ऐड किया आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ये डिफरेंट कुरानिक वर्सेज जो आपसे एग्ज़ाम में पूछेंगे कि राइट डाउन द कुरानिक वर्सेज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग और रिलेटेड टू बायोलॉजी। तो 3 कुरानिक वर्सेज दिए गए हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड द थर्ड वन, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये एक फेमस है, ये अल्लाह ताला इसमें फरमाता है सूरह नूर आया 45 में, एंड अल्लाह इज़ क्रिएटेड एवरी लिविंग थिंग ऑफ वाटर, एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, ऑफ देम देयर आर सम that creep on their bellies, some that walk on their legs, and some that walk on four. Allah creates what He will, lo Allah is able to do all things. तो इसका तर्जुमा क्या होगा, और अल्लाह ताला ने ज़मीन पर चलने वाले पानी से बनाया, तो इनमें कोई अपने पेट से चलता है, इनमें कोई 2 पाँव पे चलता है और कोई 4 पाँव पे चलता है, और अल्लाह बनाता है जो वो चाहता है, बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। तो ये आपके पास डिफरेंट कुरानिक वर्सेस अलॉन्ग विद इट्स ट्रांसलेशन, यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी।
तो बायोलॉजिकल साइंस में अर्ली टाइम से लेकर स्टार्ट से लेकर के मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो उनकी कंट्रीब्यूशन में कुछ चीफ हुए थे तो बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट अलॉन्ग विथ नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हालांकि बाद में आए, लेकिन मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी रही है। इनमें कुछ जो चीफ मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, जो मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे जाबिर बिन हयान, सामने पिक्चर भी लगाई है मैंने। तो जाबिर बिन हयान के बारे में आपको क्या क्या पता होनी चाहिए। इनकी जो एरा है वो लिखा हुआ है 722 से 817 AD, ये इनका एरा था, इनका दौर था। ये ईरान में पैदा हुए। ही वर्क इन अ फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बट ऑल्सो रोट नंबर ऑफ बुक्स इन प्लांट एंड एनिमल। तो एक्चुअल में ये केमिस्ट्री के फील्ड से रिलेटेड थे, लेकिन उन्होंने एनिमल्स और प्लांट के हवाले मतलब बायोलॉजिकल वर्क भी बहुत ज़्यादा किया। इन्होंने कुछ किताबें लिखी जिनमें अल-नबातात अल हैवान है, जो इनकी दो फेमस किताबें हैं जो एनिमल्स और प्लांट को एनिमल और प्लांट्स के लाइफ को एक्सप्लेन कर रही होती है। अल-नबातात मतलब स्टडी अबाउट प्लांट, जिसे हम करंट वर्ल्ड में बॉटनी का नाम देते हैं। अल हैवान मतलब स्टडी अबाउट प्लांट एनिमल्स। ओके, अल हैवान स्टडी अबाउट एनिमल्स। ओके, तो जाबिर बिन हैन की दो किताबें एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, अल-नबातात, अल-नबातियात एंड अल हैवान। ठीक है। ओके, अदर मुस्लिम साइंटिस्ट में आपके पास एक साइंटिस्ट है अब्दुल मलिक इस्माइल, 741 टू 828 AD। ये ग्रेट जोलॉजिस्ट है अपने टाइम के। इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, डिफरेंट बुक्स लिखे हैं डिफरेंट एनिमल्स पे। डिफरेंट बुक्स के नाम आपने याद रखने और वो बुक किन एनिमल्स पे लिखा गया याद रखने। अलखील ऑन हॉर्स, घोड़े पे अलखील लिखा गया। अलअबील ऑन कैमल, अलशत ऑन शीप, अलवहूश ऑन वाइल्ड एनिमल्स, खलकुल इंसान ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये 5 किताबें हैं जो इन्होंने लिखी। खलकुल इंसान, जिसे हम करंट वर्ल्ड में कह रहे होते हैं, आज की दुनिया में कह रहे होते हैं एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इंसान के तख्लीक होने के अमल को एक्सप्लेन करना, खलकुल इंसान। अलवहूश ऑन वाइल्ड एनिमल, अलशत ऑन शिप, अलअबील ऑन कैमल एंड अलकील ऑन हॉर्स। तो ये अब्दुल मलिक इस्माइल की लिखी गई किताबें, आपको याद रखनी, एग्जाम में ये पूछते हैं आपसे। Okay, Abu Ali Sina, he was also one of the famous Muslim scientists of that era, and he was also considered as a first scientist who discovered syringe. जो current world में जो हम syringe यूज़ कर रहे होते हैं या कैथेटर यूज़ करते हैं, it was discovered by और it was firstly invented by Abu Ali Sina, which is also known as Ibn Sina. Abu Ali Sina का ही दूसरा नाम Ibn Sina भी है। ओके, ही वॉज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट एंड कंसिडर एज अ फाउंडर ऑफ मेडिसन। तो ये बड़ा याद रखना है आपसे, विच मुस्लिम साइंटिस्ट इज कंसिडर एज अ फाउंडर ऑफ मेडिसन। यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज़ अबू अली सीना और इब्न सीना। इट इज़ कॉल्ड एवासीना इन अ वेस्ट। तो वेस्ट में हम इसे एवासीना के नाम से भी एविसीना के नाम से भी याद रख रहे होते हैं। ठीक है। ही आइडेंटिफाई मैनी डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस एंड अदर लाइक इन्फ्लेमेशन। बहुत सारी बीमारियां जिनमें ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं, मेनिंजाइटिस जिसमें दिमाग की झिल्लियाँ सूज जाती हैं, और इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन वाली बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी। एंटीबायोटिक्स का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया। कुछ किताबें इन्होंने लिखी थी जिनमें से अल कानून फिल तिब अल शिफा, फिल तिब अल शिफा, ये दो का किताबें हैं जो कि इन्होंने लिखी। इनकी फेमस किताब थी अल कानून एंड फिल तिब अल शिफा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछेगा हु वाज एविसेना। तो यू हैव टू नो दैट अबू अली सीना इज ऑल्सो नोन एज एविसेना इन वेस्ट। He was considered as a founder of medicine. He wrote many books about animals, plant, and describing different disease. He also discovered different types of medicines for the treatment of infectious disease. He wrote some books like Al Qanun and Fil Tib Al Shifa, which are on medicine of different disease. ओके जी, तो टेक होम मैसेज क्या होगा आपके पास। अब हम एंड कर रहे हैं अपने लेक्चर को। डोंट स्टॉप अनटिल यू आर प्राउड। तो आपने रुकना नहीं है जब तक आपको ख़ुद पर फ़ख्र ना हो जाए। ठीक है, और ख़ुद पर फ़ख्र होना एक बड़ी बात होती है। लोगों को आप पर फ़ख्र हो सकता है, लेकिन आप ख़ुद पर अगर फ़ख्र कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप एक लेवल तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो डोंट स्टॉप अनटिल यू आर प्राउड योरसेल्फ। ठीक है, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्यूरीज होंगे, वो आप क्लास के एंड में और मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।